लास्ट टाइम हमने डिस्कशन करी थी चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का सेक्शन 7 और 8। सेक्शन 7 विद शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 अलग अलग बातें करता था। शेड्यूल 1 में चार चीज़ें थी जिसकी हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई थी, PRAI पर आई। शेड्यूल 2 में हमने देखा था कि कौन से गुड्स जो है सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, कौन से सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे। और शेड्यूल 3 बताता था कि कौन से ना सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे। उसके अलावा हमने सेक्शन 7 जो है डिटेल में किया था। सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), उसके बाद 7(1)(c) जिसमें शेड्यूल 1 की बात करी थी। उसके बाद हमने 7(1)(a) डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सेक्शन 7(2) डिस्कस किया था और सेक्शन 7(3) डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने सेक्शन 8 में कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, हमने इस चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट कवर किया था, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। आज हम करेंगे इसका सेक्शन 9 से शुरू। सेक्शन 9, 10 और 11 आज हम कवर करेंगे। तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है RCM की बातें भी आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस में रिवर्स चार्ज की बातें आती हैं। तो रिवर्स चार्ज की बातें भी इसमें कवर अप होंगी। साथ ही कंपोजिट स्कीम के बारे में भी कवर अप करेंगे सेक्शन 10 में। जहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की जगह कंपोजिट स्कीम में जो है रजिस्ट्रेशन ले सकता है एट अ रिड्यूस रेट। तो उसमें क्या क्या किस तरीके से कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वो कंपोजिट स्कीम में जो है सप्लाई करे, या फिर वो नॉर्मल 18%, 12%, 5% जो भी उसका रेट है, 28% उसमें पे करे और ITC का क्रेडिट ले। उसको कौन सा बेनिफिट रहेगा, जब हमें कंपोजिट स्कीम के बारे में पता होगा तभी जाके हम जो है उसके बारे में उसको सजेस्ट कर सकेंगे किसी भी क्लाइंट को कि उसको कौन से नॉर्मल स्कीम सही है या उसके लिए कंपोजिट स्कीम सही है। तो सबसे पहले सेक्शन 9 में हमने देखना है लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन 10 में हमने कंपोजिट स्कीम के बारे में बात करेंगे और सेक्शन 11 जो है वो एग्जम्पशन की बात करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है एग्जम्प्ट करती है कई गुड्स और सर्विसेज को बाय नोटिफिकेशन। वो आज हम ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन, तीनों के तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूसेज है इनका। तो सब आज शुरू हम करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 कहता है लेवी एंड कलेक्शन के बारे में। कोई भी एक्ट तब तक जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक लेवी नहीं होगा। उसको लेवी करने के लिए जो है अलग से उस एक्ट के अंदर पावर देनी पड़ेगी, ताकि जो है गवर्नमेंट उसको उसका कलेक्शन, उस जीएसटी का अगर हम इसमें कहें, जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए पहले उसको लेविएबल बनाना पड़ेगा। और जब वो लेविएबल हो जाएगा तब जाके जो है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू पहुंचेगा और रेवेन्यू उसको कलेक्ट कर पाएगी। तो इसमें दो पार्ट बन जाते हैं बेसिकली, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब इम्पोज करना, किसी पर्सन के ऊपर इम्पोज करना कि हाँ अब आपको जो है जीएसटी देना है। और जब लेवी हो गया तो फिर वो जब पे कर देगा तो बात आ जाएगी कलेक्शन की। तो इसको हम दो पार्ट में बात करेंगे इसकी। फर्स्ट हो गया लेवी और सेकंड हो गया कलेक्शन सेक्शन 9 के तहत। सेक्शन 9 इज अ चार्जिंग सेक्शन, इसको हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई हमने कवर करा सेक्शन 7 में, हमने इसकी बात करी थी सप्लाई की, हमने सेक्शन 7 में इसको कवर किया था। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अंडर जीएसटी। तो चार्जिंग सेक्शन 9 जो है वो एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्ज किस पे लगाएगा? सप्लाई के ऊपर लगाएगा, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो। एंड इट प्रोवाइड द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड विद द लेवी एंड कलेक्शन अंडर जीएसटी। सबसे पहले सेक्शन 9(1) जो बात करता है, सेक्शन 9(1) बात करता है नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के केस में, जहाँ पे सप्लायर को जो है पे करना पड़ेगा जीएसटी। नॉर्मल केस जो होता है, जैसे नॉर्मल प्रोविजन में जो सप्लायर जो है 100 प्लस 18% अगर उसका रेट है तो 100 प्लस 18 118 जो है वो लेगा बायर से, रेसिपिएंट से लेगा और 100 रुपए अपने पास रखेगा और 18 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो ये नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्ज की बात हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 9(2). इसमें 5 हम सबसेक्शन पढ़ेंगे। सबसेक्शन 9(2) कहता है वो बात करेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम देखेंगे, हमने जब जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा था तो वहां पे भी हमने देखा था कि जीएसटी काउंसिल जब इसको रिकमेंड कर देगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो वहां से उस दिन से जो है इनके ऊपर भी जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। तो उसकी चर्चा जो हम करेंगे सेक्शन 9(2) में, वहां पे हम उसकी चर्चा करेंगे। रिवर्स चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है नॉर्मल चार्ज जहाँ पे सप्लायर पे करता है, रिवर्स चार्ज के तहत जो है
रेसिपिएंट को, सप्लायर को नहीं, रेसिपिएंट को जो है पे करना होगा जीएसटी। सप्लायर जो है, जो हमने अभी एग्जांपल लिया 100 + 18, वैसे तो ये होता था कि 118 रुपए जो है सप्लायर लेता था और 18 रुपए जो है गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता था, 100 रुपए अपने पास रखता था। इस केस में क्या होगा, सप्लायर के पास सिर्फ 100 रुपए ही आएंगे और रेसिपिएंट जो है, जो वो जिसने 100 रुपए दिए हैं उसको, वो रेसिपिएंट जो है 18 रुपए जो है गवर्नमेंट को पे करेगा और उसका फिर वो क्रेडिट ले लेगा। उसकी चर्चा हम करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। उसके बाद आ जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में आरसीएम की किस तरीके से आरसीएम रहेगा। ये अभी जो सेक्शन है 9(4) जो है इफेक्ट में नहीं है, लेकिन ये प्रोविजन क्या कहता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली एनफोर्स में नहीं है अभी ये, लेकिन कई केसेस में इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन फुल फ्लेश जो है ये एप्लीकेबल अभी प्रैक्टिकली नहीं है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद हम 9(5) में बात करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में 9(5) के तहत कि किस तरीके से सप्लायर और रेसिपिएंट की जगह जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है जीएसटी पे करना पड़ता है। तो वहां पे हम एक एक करके जो है ये सबसेक्शन 5 के 5 सबसेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी ताकि हमारे माइंड में एक इमेज प्रिपेयर हो जाए कि सेक्शन 9 में हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है और 5 पार्ट में वन बाय वन जो है इसकी ट्रीटमेंट लेके चलेंगे। तो सबसेक्शन 1 जो हमने सबसे पहले वाली बात करी थी, सबसेक्शन 1 वाली, इसमें क्या कहता है, इसको हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। अभी सबसेक्शन 2 क्या बात करेगा उसको हम देखते हैं। अभी हमने ऊपर हल्की सी इसकी झलक देखी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है वहां पे अलग से रखा गया, तो उसको उसने बाहर करा। उसके अलावा बात करता है ये कि सबसेक्शन 1 कहता है देयर शैल बी अ लेविड, देयर शैल बी अ लेविड। अभी हमने स्टार्टिंग में ये बात करी कि किसी भी टैक्स के लिए जो है इम्पोज करना बहुत जरूरी है। जब वो इम्पोज होगा तभी वो लेविएबल होगा, और तभी जब वो लेविएबल होगा वो तभी वो कलेक्ट हो सकता है। देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी। कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी। सीजीएसटी एक्ट के तहत क्या लगेगा, सीजीएसटी इम्पोज कर पाएंगे। कौन सा टैक्स लगाएगा, सीजीएसटी टैक्स लगा पाएगा एज पर सीजीएसटी एक्ट। तो इसी तरीके के प्रोविजन, सेम इसी तरीके के प्रोविजन जो है एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो वहां पे वो उसके तहत जो है एसजीएसटी लग जाएगा। सेम इसी तरीके का प्रोविजन आईजीएसटी एक्ट में भी लिखा गया है, तो उसके तहत आईजीएसटी एक्ट के तहत जो है आईजीएसटी जो है लेवी हो जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा। वहां पे सेक्शन 5 में जो है इसके बारे में लिखा गया है आईजीएसटी एक्ट के, वहां पे सेक्शन 5 जो है इम्पोज करता है आईजीएसटी। यहाँ पे जो है बात करी गई है सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मतलब मेन सेक्शन यही होता है। इसी के तहत, इसी की तरह जो है एसजीएसटी एक्ट में और आईजीएसटी एक्ट में जो है प्रोविजन रखे गए हैं। अगर हमने यहाँ प्रॉपर कवर अप कर लिया तो हमारे साथ में साथ एसजीएसटी एक्ट का पार्ट भी कवर हो रहा है और साथ के साथ आईजीएसटी एक्ट का भी पार्ट कवर हो रहा है, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पे जो है इसी तरीके से वहां पे भी प्रोविजन इसके रखे गए हैं। तो यहाँ पे वो कहता है लेवी, लेवी होगा, कौन सा लेवी होगा, सीजीएसटी जो है लेवी करने की पावर होगी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। हमें पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी किस में लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगता है। इंटर स्टेट में तो आईजीएसटी लगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी लगाने की जो पावर है वो जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 हमें दे देता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको एक्सेप्ट में क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो है जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर है। जीएसटी की जब हमने डेफिनेशन करी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जब हमने 101 अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था 2016, वहां पे हमने पढ़ा था जीएसटी मींस सप्लाई, जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट, वहां पे लिखा था एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जीएसटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही बाहर कर दिया गया जीएसटी की डेफिनेशन से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, इसलिए यहाँ पे भी जो है अलग से लिख दिया गया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जो है जीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद कहता है ऑन द किस पे लगेगा। अब बात ये तो हो गई कि जब भाई सीजीएसटी लगना है, अब सीजीएसटी किस पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा। दो चीजें चाहिए हमें किसी को टैक्स लगाने के लिए, एक चाहिए वैल्यू और एक चाहिए हमें रेट। एक चाहिए वैल्यू, एक चाहिए रेट। जब हमें ये दो जो चीजें मिल जाएंगी तो हम टैक्स लगा सकते हैं, राइट। हमें किसी चीज पे टैक्स लगाना है तो उसकी वैल्यू चाहिए
और उसका रेट चाहिए। तो यहाँ पे वो कहता है वैल्यू की बात करता है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15। जब हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 जो है वैल्यूएशन की ही बात करता है। तो वहां पे वो कहता है कि सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यूएशन वैल्यू निकलेगी उसके ऊपर जो है सीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लेवी हो जाएगा एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। और अब दूसरी बात जो हमने कहा कि दो बातें होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, एक रेट। वैल्यू तो हमें सेक्शन 15 बताएगा। अब दूसरी चीज क्या है, रेट, कि क्या रेट पे लगेगा, एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। यहाँ पे लिमिट लगा दी कि जो रेट है सीजीएसटी का वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीजीएसटी का जो रेट है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें प्रैक्टिकली रेट्स पता है कि मोस्टली जो रेट्स रहते हैं 5, 12, 18, 28 रहते हैं, राइट। जो 28 वाला है, 28 वाला जो है वो भी आईजीएसटी 28 हो गया। इसका मतलब जो है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें 14%। कितना कितना 14% 14 14। 14% लगेगा। तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा, वो 20% से कम ही रहेगा, हमेशा हमेशा 20% से कम ही रहेगा। इसके वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो आधा आधा लगेगा। तो वहां पे उसको उसका जो वैल्यू है वो वहां पे हमेशा 20% से कम ही रहेगी। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। तो आईजीएसटी में क्या लिखा हुआ है, आईजीएसटी में लिखा हुआ है कि वहां पे 40%, यहाँ 20% की जगह आईजीएसटी में कितना लिखा हुआ है, 40%। क्योंकि वहां पे जो है आईजीएसटी कितना वहां पे मैक्सिमम आईजीएसटी हमारा कितना लगता है, मोस्टली 28% लगता है। तो वहां पे लिमिट डाल दी गई है, वहां पे लिमिट डाल दी 40% की, यहाँ पे क्या लिमिट डाल दी 20% की। ठीक है। तो एसजीएसटी में क्या लिखा होगा, एसजीएसटी में भी 20% लिखा होगा, सीजीएसटी में 20%, एसजीएसटी में 20% और आईजीएसटी में कितना 40%। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे रेट्स लिख दिया गया सेक्शन 9(1) में कि रेट्स जो होंगे वो तो नोटिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है, रेट अलग अलग गुड्स के नोटिफाइड है ना। तो गुड्स जो रेट होंगे तो वो ही रेट लगेंगे, लेकिन मैक्सिमम रेट जो लग सकता है वो सीजीएसटी एक्ट का 20% ही लग सकता है। अब हमने लेवी की बात कर दी कि लेवी हो गई, लेवी होगी और सीजीएसटी लेवी होगा, वैल्यू के ऊपर होगा जो कि सेक्शन 15 बताएगा, और रेट जो कि नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। और दूसरी चीज क्या होगा, सेक्शन 9 में हमें क्या पढ़ना था, कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन की भी बात कर दी, कलेक्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। पे कैसे करता है, जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं तो उसके तहत जो है वो पे हो जाता है। अपनी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके तहत वो पे हो जाता है। तो वहां पे वो कहता है कि पे बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो वहां पे भी कलेक्शन का भी मैकेनिज्म उस तरीके से बनाया हुआ है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वो पहले जब हम चालान पे करेंगे तभी रिटर्न फाइल होती है। तो उस तरीके से उसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 यही बात कहता है, जो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मल एंड और फॉरवर्ड चार्ज में क्या बात करी गई, वो कहता है लेवी होगा सीजीएसटी से, लेवी होगा इंट्रा स्टेट के केस में होगा। ठीक है। आईजीएसटी में क्या लिखा होगा, आईजीएसटी में लिखा होगा यहाँ पे इंट्रा की जगह इंटर वर्ड यूज किया गया होगा। ठीक है। एसजीएसटी में क्या वर्ड यूज किया गया होगा, एसजीएसटी में इंट्रा वर्ड यूज किया गया होगा, क्योंकि इंट्रा के केस में ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है। ठीक है। और आईजीएसटी में इंटरवर्ड यूज किया गया होगा। इसमें एक्सेप्शन क्या डाली, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर है। उसके बाद क्या बात करी गई, वैल्यू, एक वैल्यू जो सेक्शन 15 बताएगा, रेट जो कि नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट। तो ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो सीजीएसटी लग जाएगा। और मैक्सिमम सीजीएसटी कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम सीजीएसटी 20% लगा सकते हैं। ये हमने बात करी। और उस लेवी हो गया। कलेक्शन कैसे होगा, कलेक्शन का मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट जो है मैनर प्रिस्क्राइब करेगी। तो हमें मैनर पता है कि किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 अभी हमने चर्चा करी थी जब हमने चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया था। तो सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अभी क्या जीएसटी लगता है, अभी इस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जिस दिन इसको नोटिफाई कर देंगे तो उस दिन से ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा। अभी इफेक्ट में नहीं है, लेकिन जिस दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर जीएसटी जो है अलाउ कर देंगे, उस दिन से जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के तहत जो है उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। तो क्या कहता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, द सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे जो बात करेगा वो सिर्फ सीजीएसटी की बात ही करेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी की बात करेगा, राइट, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट क्या लगा सकता है, सीजीएसटी लगा सकते हैं। तो सीजीएसटी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड
हाई हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, ठीक है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, और नेचुरल गैस, और एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल। ये 5 चीजें जो हैं, इसको शॉर्ट में कहा जाता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसको कहा जाता है। इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अभी जो है जीएसटी नहीं लगता। अभी जो है इनमें स्टेट वैट और जो है एक्साइज लगी जाती है। अभी इसमें जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जिस दिन नोटिफाई हो गया, वहां से जो है इनके ऊपर पुराने टैक्स हट जाएंगे और जीएसटी इंपोज हो जाएगा। और ये लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अभी तक ये डेट जो है नोटिफाई नहीं करी गई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जब से ये हो जाएगा तो सेक्शन 9(2) में जो है सीजीएसटी जो है लगना शुरू हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। साथ साथ इसको नोट कर लो, ताकि जो है फायदा मिले, इसको ध्यान में रहे कि हमने ऐसे सेक्शन 9(1) में क्या करा, सेक्शन 9(2) में क्या था, सेक्शन 9(3) में क्या था, ऐसे करके ताकि इसको ध्यान में रहे। अभी हमने अब हमने सेक्शन 9(1) कर लिया, सेक्शन 9(2) कर लिया। अब हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम हमारा केस जो है रिवर्स चार्ज में फॉल कर जाता है, और रिवर्स चार्ज में जो है हमें जो है अपना टैक्स पे करना पड़ता है। तो वहां पे रिवर्स चार्ज में किस तरीके से टैक्स पेमेंट होगी, तो वो हम बात करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। तो कहता है गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच, जिसके ऊपर टैक्स जो है पे होगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज नाम से ही बताता है कि रिवर्स चार्ज। रिवर्स, वैसे नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर पे करता है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। उसको वो टर्म आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, सप्लायर पे करता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और जहां पे रेसिपिएंट रिवर्स हो गया, सप्लायर की जगह किसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, रेसिपिएंट के ऊपर ही लाइबिलिटी आ गई, तो इसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आर आर से रिवर्स शुरू हो रहा है, आर से ही रेसिपिएंट हमारा शुरू होता है, तो रिवर्स चार्ज का केस होगा वहां पे जो रेसिपिएंट होगा, नॉर्मल केस में वहां पे जो रेसिपिएंट होगा उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। रिवर्स चार्ज में जो है जीएसटी पे करने की, वहां पे सप्लायर जो है, जो हमने एग्जांपल लिया था, वहां पे 100 रुपए ही लेगा, 18 रुपए जो है वहां पे रेसिपिएंट अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे करेगा, और वहां पे वो क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट क्यों लेगा? क्योंकि अगर सप्लायर ने पे करा होता, सप्लायर को उसने 118 दिए होते और सप्लायर ने 18 रुपए गवर्नमेंट को दिए होते, तो सप्लायर ने 118 रुपए का इनवॉइस दिया होता रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट जो है उस इनवॉइस के बिहाफ पे 18 रुपए का क्रेडिट ले लेता। तो वैसे भी उसने 18 रुपए का क्रेडिट लेना था नॉर्मल केसेस में, तो रिवर्स चार्ज में भी वो एलिजिबल होता है उसका क्रेडिट लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे वो बात करते हैं, लेवी की बात कर रहा है ये, तो लेवी होगा रेसिपिएंट के ऊपर। तो कहता है रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है, रिवर्स चार्ज किस पे लगे, किसके ऊपर लेवी हो जाएगा? बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स, चाहे उसने गुड्स लिए हैं वो या फिर सर्विसेज ली है, और बोथ एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रेसिपिएंट। जो भी उसके ऊपर, जैसे सप्लायर को जो जो उनसे प्रोविजन का अप्लाई करना पड़ता है, उसी तरीके से रेसिपिएंट को भी जो है प्रोविजन का अप्लाई करना पड़ेगा। उसको भी जो है रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजें उसको भी करनी पड़ेंगी, और वो क्रेडिट भी ले सकेगा उसका। तो उसके ऊपर जितने जो एप्लीकेबल, जो प्रोविजन सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल थे, वही प्रोविजन जो है रेसिपिएंट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। यही यहाँ पे बात कह रहा है, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द रेसिपिएंट एज ही एज इफ ही इज अ पर्सन लाइबल टू पे द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। उसके ऊपर सेम उसी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि वो एज अ सप्लायर ही है, माना जाएगा कि जैसे वो सप्लायर होता और उसको 18 रुपए गवर्नमेंट को पे करने होते, उसी तरीके से रेसिपिएंट, रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट, लेकिन वो सप्लायर की तरीके से ही उसको जो है वो जो है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेके जो है अपना वो टैक्स पे करना होगा, उसके बाद वो उसका क्रेडिट ले पाएगा। तो इस तरीके से उसको भी जो है प्रोविजन सारे के सारे जो सप्लायर के ऊपर लगते हैं वो एज इट इज उसके ऊपर भी लग जाएंगे। तो ये बात करी गई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। इसमें कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज को जो है डाला गया है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि आरसीएम के केस में कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज जो है कवर अप करी गई हैं, जहां पे सप्लायर की जगह रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि हम उस पे जो है जीएसटी पे करें।
सप्लायर की जगह रेसिपिएंट के ऊपर कौन कौन से गुड्स या कौन कौन सी सर्विसेज के केस में जो है हम लाइबिलिटी आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे ले देता हूँ, जैसे कि जीटीए सर्विसेज होती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के केस में होती हैं, एडवोकेट की सर्विसेज होती हैं। तो एडवोकेट के सर्विसेज के केस में सप्लायर एडवोकेट जो है वो जीएसटी पे नहीं करता, जिसने वो सर्विस ली होती है। जो रेसिपिएंट होता है उस सप्लायर का, उस सप्लायर ऑफ सर्विसेज का जो रेसिपिएंट होता है उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है। मान लेते हैं एडवोकेट ने जो है सर्विसेज दी, एक एग्जांपल के तहत हल्का सा समझा देता हूँ, ठीक है। इसको वैसे हम कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स हैं उसको अलग से डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल से इसको हल्का सा ये बता देता हूँ कि कौन किस तरीके से जो है फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में फर्क रहता है। अगर यहाँ मान लेते हैं एक एडवोकेट है और ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने कोई सर्विसेज ली एडवोकेट से, ठीक है, और इसने इसको पे करे, इसने इस सर्विसेज के इसको पे करे 10,000 रुपए, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया और ये सर्विस रिसीवर हो गया। नॉर्मल केस में क्या होता था, सर्विस प्रोवाइडर जो है जीएसटी लगाता है और वो जो है जीएसटी इस 10,000, अगर ये नॉर्मल केस होता तो यहाँ पे नॉर्मल केस के केस में, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल केस ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सीए ले लेते हैं, ठीक है। एडवोकेट सर्विसेज आती हैं लेकिन सीए सर्विसेज आरसीएम में नहीं आती। तो ये मान लेते हैं सर्विस रेसिपिएंट हम सेम ही मान लेते हैं मिस्टर ए। तो ऐसे में क्या रहेगा, इसने 10,000 रुपए, 10,000 रुपए ही मान लेते हैं इसने पे करे, इस सर्विसेज सीए वाली सर्विसेज के भी 10,000 इसने पे करे। लेकिन इस केस में क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर जो कि नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में आता है, तो ये 10,000 के ऊपर 18% जीएसटी लगाएगा, 1,800 रुपए, और 11,800 का इसको इनवॉइस दे देगा, ठीक है। ये इनवॉइस बनाएगा, कौन बनाएगा, सीए बनाएगा, और ये इनवॉइस जो है इसको दे देगा। अब ये पे कितना करेगा, ये इसको पे करेगा 11,800, है ना, ये इसको पे करेगा 11,800, 11,800। 11,800 पे करेगा। अब ये 11,800 में से क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे कर देगा 1,800 रुपए, गवर्नमेंट को 1,800 रुपए पे कर देगा। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा। और ये अगर ये जो है मिस्टर ए जो है, अगर ये रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में तो ये आईटीसी ले लेगा 1,800 रुपए का, इसको बेनिफिट मिल जाएगा 1,800 रुपए का, ठीक है। नॉर्मल केस में ये रहता है। लेकिन ये रिवर्स चार्ज में फॉल कर गया। अब हम इस वाले केस में आते हैं, रिवर्स चार्ज में। ये हमारा पहला केस मान लो इसको, और इसको मान लो ये दूसरा केस है। तो ये रिवर्स चार्ज एडवोकेट की सर्विसेज हैं, तो ये आरसीएम में फॉल करती हैं। तो आरसीएम में जो है, अब ये जो है इसको इनवॉइस देगा, कितने का इनवॉइस देगा, 10,000 रुपए का इनवॉइस देगा। इसने इसको इनवॉइस दिया 10,000 रुपए का, ये जीएसटी नहीं लगाएगा। अब ये एज अ रेसिपिएंट इसके ऊपर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जो है फॉल कर गया। तो इसको सेम उसी तरीके से कंप्लाई करना है जैसे कि इस सीए को करने पड़ा था। इस सीए को जैसा जैसा कंप्लाई करना पड़ा था, इसको वैसा ही जो है इसको कंप्लाई करना पड़ जाएगा एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ठीक है। ये किस में आया था, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कवर हो गया था, नॉर्मल चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में। हमने डायग्राम में देखा था ना फॉरवर्ड चार्ज। और सेक्शन 9(3) क्या है, रिवर्स चार्ज। तो ये दोनों जो अभी मैंने अलग से पिंक से मार्क करे हैं, तो ये हमारे हो गए, ये आ गया सेक्शन 9(1) में, और ये आ गया सेक्शन 9(3) में। तो दोनों के कंप्लायंस एकदम से सेम रहेंगे। अब इसके जैसे इसको 1,800 रुपए गवर्नमेंट को पे करने पड़े थे, 1,800 रुपए लिए और गवर्नमेंट को पे करे। अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर भी लाइबिलिटी आ गई सेक्शन 9(3) की। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये पहले रजिस्ट्रेशन लेगा, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये क्या करेगा, अब इसको 1,800 रुपए पे करने हैं, 1,800 रुपए पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। रेसिपिएंट है ये, रेसिपिएंट है, लेकिन इसको पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 9(3). अब ये 1,800 रुपए पे कर गया, और उसके बाद ये 1,800 रुपए का आईटीसी भी ले लेगा। जैसे नीचे वाले केस में 1,800 रुपए का आईटीसी वो लेने के लिए एलिजिबल था, यहाँ पे भी 1,800 रुपए का आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, 1,800 रुपए का क्रेडिट ले लेगा। बस फर्क ये पड़ जाता है कि वहां पे जो है लाइबिलिटी इसके ऊपर पड़ी थी,
सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर पड़ी थी, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है सॉरी वहां पे सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर लाइबिलिटी पड़ी थी, यहाँ पे जो लाइबिलिटी पड़ती है टैक्स पे करने की, ये सर्विस रेसिपिएंट के ऊपर पड़ती है। जस्ट ये ही फर्क पड़ जाता है सेक्शन 9(1) और सेक्शन 9(3) का। ठीक है, ये हमने एडवोकेट सर्विसेज वाला जो है ये सर्विसेज के अंदर लिखा गया है, तो इसमें काफी सारी सर्विसेज नोटिफाइड है, इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी बहुत सारी हैं, काफी सारे गुड्स हैं और काफी सारी सर्विसेज जो हैं उन केसेस में आरसीएम सेक्शन 9(3) में फॉल करती हैं वो, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सेक्शन 9 को समझते हैं कि सेक्शन 9 में किस तरीके से मैकेनिज्म रहता है वहां पे। अगर ये एडवोकेट की जगह जीटीए सर्विसेज होती तो इस तरीके से ही ट्रीटमेंट रहता, तो और भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको अलग से कवर अप करेंगे। बाकी अभी हमें प्रोविजन को समझने के लिए प्रोविजन को समझना है। प्रोविजन यही कहता है कि जो है फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की जगह जो है लाइबिलिटी आ गई रेसिपिएंट के ऊपर, तो रेसिपिएंट जो है वो सारे का सारा कंप्लाई करेगा और सारे के सारा जो है वो टैक्स पे करके उसका क्रेडिट लेगा। ठीक है, अब हमने सेक्शन 9(3) में ये देखा रिवर्स चार्ज के बारे में। अब हम सेक्शन 9(4) जो है वो भी इसी तरीके की बात करता है, वो भी रिवर्स चार्ज की ही बात करता है, ये भी रिवर्स चार्ज की ही बात करता है। सेक्शन 9(3) भी रिवर्स चार्ज की बात करता है, ये भी 9(4) भी रिवर्स चार्ज की बात करता है, लेकिन 9(4) जो है वो कुछ अलग कंडीशन में रिवर्स चार्ज लगाता है। वो कहता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। प्रोविजन से समझाता हूँ, प्रोविजन में क्या क्या कहा गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कहता है गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे पर्सन को, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे जो पर्सन है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। वो शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी, यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसीव्ड फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे जो ऊपर बात करी है इसने रजिस्टर्ड पर्सन की, ये सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहा है। बाय गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो रिसीव, अगर इस पार्ट को अभी छोड़ दें हम, वो रिसीव, वो के बाद यहां से पढ़ो, वो रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो है वो सप्लाई ले रहा है, पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यहाँ पे भी वो रिवर्स चार्ज की बात करता है। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे पहले वाला हमने 9(3) को एग्जांपल से करा, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि ये किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए अगर हम बात करें तो एक टी स्टॉल है, एक टी स्टॉल है, ठीक है, ये टी स्टॉल है और यहाँ एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये टी स्टॉल है। अब ये टी XYZ में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ABCDEF, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। इसने कहा, XYZ कंपनी ने टी स्टॉल वाले को कहा, यहाँ पे टी स्टॉल चलाता है मिस्टर राम, ये चाय बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन एम्प्लॉयज के लिए इनको चाय चाहिए। अब इसने क्या कहा, XYZ ने इसको कहा कि भाई तू ना जितनी तेरी सप्लाई होंगी तू मेरे को बता दियो, पूरे महीने में तेरी जितने हमारे एम्प्लॉयज ने जो चाय पी हमें बिल दे दियो और हम उसको रिम्बर्स कर देंगे, राइट। तो अब उसने कहा तू मुझे वो दे दियो। अब ये कौन हो गया, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना, ये सर्विस कहो या गुड्स गुड्स प्रोवाइड चाय दे रहा है, ये हो गया सर्विस रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट वो प्रोवाइडर हो गया। प्रोवाइड कौन कर रहा है, चाय कौन दे रहा है, टी स्टॉल मिस्टर राम दे रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रेसिपिएंट है। ये जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है।
क्या ये टी स्टॉल वाला, क्या ये टी स्टॉल वाला जरूरी है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हो? अब ये मानते हैं ये अनरजिस्टर्ड है, अन अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पर्सन इसको हम कहेंगे, अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा, ये अनरजिस्टर्ड है और वो सर्विस रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है। अब इसने जो है इसको सप्लाई कर दी, इन एम्प्लॉइज को सप्लाई करी, मान लेते हैं किसी महीने में 1000 रुपए का इसका बिल बन गया, 1000 रुपए का इसका बिल बन गया। राम ने इसको कंपनी को बिल दे दिया, कंपनी को बिल दे दिया भाई 1000 रुपए का, हम इतनी चाय आ गई, 1000 रुपए पे कर दो। अब क्या ये 1000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाएगा? अब ये तो अनरजिस्टर्ड है, राइट, ये अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पे जो लाइबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी लाइबिलिटी जो है वो रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। इस 1000 रुपए के ऊपर भी जो जीएसटी पे करेगा, यहाँ पे भी 1000 रुपए के ऊपर जो है इस कंपनी को XYZ लिमिटेड को जो है मान लेते हैं 18% रेट है, तो यहाँ पे भी इसको 180 रुपए जो है गवर्नमेंट को पे करने होंगे, और इसका फिर वो क्रेडिट भी ले सकती है, क्रेडिट भी आईटीसी जिसको हम कहें वो भी ले सकती है। तो यहाँ पे भी सेम वही ट्रीटमेंट हो रहा है जैसे जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में हुआ था। फर्क क्या है, वहां पे स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे जो है सामने वाला पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड होता है। दोनों में फर्क क्या है, वहां पे जो गुड्स होती हैं वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करेंगी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया एडवोकेट सर्विसेज का, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का, अगर इस तरीके की सर्विसेज हैं तो वो 9(3) में कवर अप हो जाएंगी, वहां पे रेसिपिएंट को पे करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए है हमने सप्लाई, तो ऐसे केसेस में भी हमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो है जीएसटी पे करना होगा। इसके ये जो सेक्शन है ये अभी फुल फ्लैश हर केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, इसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसको लेकिन समझना जरूरी था कि किस तरीके से जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो है सप्लाई लेने पे, सप्लाई रिसीव करने पे हमें आरसीएम में जो है जीएसटी पे करना होता है। तो इस तरीके से उसका एग्जांपल जो है ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे अब हम प्रोविजन में मूव करते हैं, इसको एग्जांपल को ध्यान में रखना कि एग्जांपल क्या कह रहा है और एग्जांपल किस तरीके से जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो है टैक्स लगा रहा है। वो कहता है गवर्नमेंट में on the notification specified class of registered person, जहां पे हमारे एग्जांपल के तहत ये हो गया XYZ लिमिटेड, राइट। वो रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड पर सप्लायर कौन सा था, टी स्टॉल, टी स्टॉल पे टैक्स ऑन आरसीएम बेसिस, पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, XYZ लिमिटेड को पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। अब एग्जांपल से कोरिलेट कर रहे हो तो इजीली समझ आ जाएगा अब ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। टी स्टॉल वाला अनरजिस्टर्ड सप्लायर था और जो रजिस्टर्ड था XYZ को उसको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। और आगे की बात ये वही सेम कहता है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ने कहा था कि ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो बाकी सारे प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे रेसिपिएंट को सेम इसी तरीके से, एज ही इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, उसी तरीके से उसके ऊपर भी लेवी हो जाएंगे सारे प्रोविजन जिस तरीके से सप्लायर के ऊपर लेवी होते हैं। मतलब उसको रजिस्ट्रेशन ले, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, पे करना होगा, तो इस तरीके से उसके ऊपर भी प्रोविजन लग जाएंगे। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 9(3) और 9(4) में क्या फर्क आता है, ये मेन ध्यान में रखना जरूरी है। वहां पे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में ही 9(3) एप्लीकेबल होता है। 9(4) कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब हम सप्लाई लेंगे वहां पे आरसीएम में हमें पे करना होगा एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, ठीक है। दोनों आरसीएम के सेक्शन कवर अप हो गए। अब हमारा नेक्स्ट सबसेक्शन जो है सबसेक्शन मूव करता है सबसेक्शन 5। तो सेक्शन 9(5) बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कौन कौन होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके से जो कि जहां जो कि जिनका काम होता है किसी और के गुड्स को लेना, लेके किसी और को सप्लाई कर देना। अमेजोन क्या करता है, वो अपने गुड्स नहीं है उसके, वो किसी और के गुड्स को जो है आप तक पहुंचा रहा है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट को मिला रहा है, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट को मिला रहा है। तो ये जो काम कर रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही कर रहा है। इसका हमने एग्जांपल अभी क्या लिया,
Amazon, फ्लिपकार्ट, हमने इसका एग्जांपल लिया। इस ई कॉमर्स ऑपरेटर बहुत सारे हो सकते हैं। ओला, उबर। ओला, उबर क्या करता है? इनकी गाड़ी अपनी नहीं है। इनकी इनके इन्होंने क्या करा, एक जो जिनके पास गाड़ी है उन्होंने अपने आप को इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड करा लिया, उसने ओला पे, उबर पे रजिस्टर्ड करा लिया। ठीक है। रेसिपिएंट, जिसको जरूरत है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको उसने जो है मैप उसने ऐप के थ्रू बुकिंग करी। उसने ओला उबर ने क्या करा, दोनों को आपस में मिला दिया। दोनों को आपस में मिला दिया। सर्विस रेसिपिएंट, जिसको उसकी जरूरत, जिसको कहीं ट्रेवल करना है, और सर्विस प्रोवाइडर, जिसको टैक्सी चलानी है, उसको भी जरूरत है, और रेसिपिएंट को भी इधर से उधर जाना है। दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। और वो पोर्टल जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, वो क्या होगा? वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। उसकी अपनी गाड़ी नहीं है, उसका एक पोर्टल है, जो पोर्टल एक हेल्प कर रहा है दो जनों को मिलाने की। दोनों की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, और कहीं ना कहीं उससे क्या, उस पोर्टल को क्या फायदा? वो अपना उससे कमीशन चार्ज कर रहा है। वो अपना कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है ना? टैक्सी ऑपरेटर से वो अपना कमीशन काट के ले लेगा। ठीक है ना? किस तरीके से प्रैक्टिकली होता है वो हमें पता है कि हमने बुक करी, मान लो 100 रुपए आए, हमने बुक करी, 100 रुपए आए, तो हमने 100 रुपए जो जब उसको पे करेंगे, जब मान लो हमने ऑनलाइन ही पे कर दिए, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को चले गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब उस टैक्सी वाले को पैसे देगा, ठीक है, तो मान लो वो अपना 10% कमीशन लेता है, मतलब जितना भी लेता है, एग्जाम्पल के लिए 10% कमीशन लेता है, तो वो 10% काट के अपना 90 रुपए उसको पे कर देगा टैक्सी ड्राइवर को। तो इस तरीके से जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है ट्रांजैक्शन चलती हैं। तो इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से रहेगी, वो आज हम कवर अप करने जा रहे हैं। तो सेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पहले बात करता है, वो किस क्या कहता है? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड अ कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विस। यहाँ पे पहली बात एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज की बात करी गई है, यहाँ पे गुड्स नहीं है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया, वो सारे क्या कर रहे हैं? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओला उबर क्या कर रहे हैं? अर्बन क्लैब क्या कर रहा है? वो सर्विसेज दे रहा है। Amazon फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं? वो सर्विसेज दे रहे हैं। वो सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स किसी और की है। वो गुड्स आप तक पहुंचा रहे हैं। वो गुड्स पहुंचाने का जो वो चार्ज ले रहे हैं, वो अपना सर्विसेज का चार्ज ले रहे हैं। राइट? तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा क्यों होगा? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट लगाने की पावर चाहिए, तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई को कवर अप किया गया है। सप्लाई ऑन विच शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे हमें पता लगा कि पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखो यहाँ ऊपर वाले 9394 पढ़ रहे थे, वहां पे क्या लिखा था? पेड बाय द रेसिपिएंट। वहां पे क्या लिखा था? पेड बाय द रेसिपिएंट। यहाँ पे लिखा था ना पेड बाय द, ये देखो, रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। राइट? यहाँ ऊपर रेसिपिएंट के ऊपर था। अब यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया? यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। जीएसटी किसको पे करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर एज ही इज सप्लाई लाइबल टू बी पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्या बात कह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को वही सारे जो है तरीका कंप्लाई करना पड़ेगा जो सप्लायर को जो है कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी हमने 9394 में बात करी कि रेसिपिएंट को उसी तरीके से पे करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें। यहाँ पे 95 कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, और उसको सारा उसी तरीके से कंप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि सप्लायर नॉर्मल प्रोविजन में करता है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। हमने 9394 दोनों समझे। अब इसको हम कैसे समझे कि एक है सर्विस प्रोवाइडर है। ये मान लेते हैं कोई शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। ठीक है। इसके बाद टीवी पड़े हैं बड़े सारे। एक सर्विस रेसिपिएंट है। इसके इसके इसको इसको टीवी चाहिए। ठीक है। मिस्टर ए है, ये टीवी लेना चाहता है। ये क्या करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई को भी कहते हैं। ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। इसने एग्जांपल ले लो Amazon। बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन ऐप वगैरह भी होती हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, तो ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। मिस्टर ए ने क्या करा? ऑर्डर प्लेस करा। उसने सर्च किया, Amazon में अच्छा टीवी मिल रहा था, इसने इसको ऑर्डर प्लेस किया। एक टीवी मिल रहा था 10,000 रुपए का।
ठीक है, अब ये खुद इसका अपना तो होता नहीं टीवी, इसने इसने ऑर्डर फर्दर किसको किया, ऑर्डर पास कर दिया। आप ये भी कभी देखना कि इनके जो बिल आते हैं उसमें बिल में डिटेल लिखी होती है, तो वो सेलर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला जो है वहां पे सेलर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इसने ऑर्डर पास कर दिया 10,000 रुपए का, राइट। इसने इसको सप्लाई कर दी, इसने सप्लाई कर दी, ठीक है। इसने इसको इसी तरीके से यहाँ से इसको सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है जब इसको पेमेंट करेगा, इससे पेमेंट लेगा 10,000 रुपए, और जब इसको पेमेंट करेगा तो अपने चार्जेस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन जो है अपने चार्जेस ले लेगा, मान लेते हैं @ 10% चार्ज है, तो यहाँ पे वो 1,000 रुपए अपने चार्ज ले लेगा, 1,000 रुपए वो अपने चार्ज ले लेगा और बैलेंस इसको पे कर देगा। ये अभी नॉर्मल सिनेरियो समझा कि किस तरीके से जो है ट्रांजैक्शन रहती है। हम लोगों ने करी भी होंगी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन कभी कुछ मंगाया होगा, इस तरीके से ट्रांजैक्शन करी होंगी, तो हमें पता है कि कैसे जो है ट्रांजैक्शन फ्लो करती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। तो हमने ये तो हो गया बुकिंग का। इसी तरीके से सर्विस हम उसका देखें अगर ओला उबर का, तो वहां पे भी क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस रेसिपिएंट मान लेते हैं मिस्टर मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को जो है कहीं ट्रैवल करना था, ठीक है, मान लेते हैं उसको रजौरी से जो है जीके ट्रैवल करना था, ठीक है। इसने क्या करा, इसने ओला ओला बुक करी। ओला कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसने क्या करा, इसके इसने देखा और इसने सर्च किया, वहां पे उसके चार्ज आ रहे थे 100 रुपए, उसके चार्ज आ रहे थे ट्रैवल के चार्ज आ गए 100 रुपए। इसने इसको जो है ऑनलाइन इसने ओला मनी के थ्रू जो है पे कर दिया, ओला मनी के थ्रू पे हो गया, तो ओला के पास पैसे आ गए 100 रुपए। अब ओला जो है टैक्सी ड्राइवर को पैसे देगा, तो मान लेते हैं इसकी यहाँ पे जो है 15% इसके कमीशन है, तो ये है जो है 85 रुपए इसको पे कर देगा, 85 रुपए इसको बैलेंस पे कर देगा। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें समझना है कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है। अभी तक हमने जो सेक्शन 95 करा, यहाँ पे वो कहता है जो है जीएसटी जो लेवी होगा वो जीएसटी जो है कौन देगा, ना सर्विस प्रोवाइडर देना है, ना सर्विस रेसिपिएंट को देना है। इस केस में ना सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देना, सर्विस रेसिपिएंट को नहीं देना, किसको देना है, किसको देना है जीएसटी, सर्विस इसमें देना है जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है जीएसटी देना है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर किस तरीके से जीएसटी देगा, उसका क्या प्रोविजन रहेगा। वो कहता है गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस। हमने देख लिया कि कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केस में रहेगा ये, ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज shall be paid by the e-commerce operator। हमने सेक्शन 95 में ये समझा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी वहां पे जीएसटी पे करने की, प्रोवाइडेड दैट कहता है, provided that मतलब exception, provided that where the e-commerce operator does not physically presence in the taxable territory। मान लेते हैं उबर, उबर का एग्जांपल लेते हैं। उबर कहाँ की कंपनी, बाहर की कंपनी है, ठीक है। डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, एग्जांपल के तहत ले रहे हैं। एनी पर्सन represented such e-commerce operator for the purpose of taxable territory shall be liable to pay tax। क्या कहना चाह रहा है ये, कोई ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इंडिया में जिसकी प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे टैक्स किसको पे करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लाइबल करना पड़ेगा। अब वो पर्सन इंडिया का है तब तो उस पर्सन को लाइबल कर देंगे। मान लेते हैं कोई पर्सन बाहर का है, तो उस बाहर के पर्सन को कोई इंडिया में कोई ना कोई हमें एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, बाहर वाले पर्सन को इंडिया में कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लाइबल होगा इंडिया में जीएसटी पे करने के लिए। समझ आई, ई कॉमर्स ऑपरेटर बाहर का इंडिया में सर्विस दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को लाइबल करना है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को लाइबल करने के लिए कोई ना कोई उस बाहर की कंपनी को एक इंडिया में कोई ना कोई पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको लाइबल कर सकेंगे, जिसको लाइबल कर सकेंगे किसके लिए, जीएसटी लेविएबल के लिए। क्योंकि लेवी जीएसटी किससे कलेक्ट करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से कलेक्ट करना है। इसको एग्जांपल के अगर समझे, पर्सन रिप्रेजेंटेटिव उबर यूएसए इन इंडिया, तो इंडिया में भी चलती है ना उबर, तो वहां पे इंडिया उबर यूएसए का कोई ना कोई पर्सन जो है उबर इंडिया में रिप्रेजेंट वो होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा,
जिसको लाइबल करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर इन इंडिया, राइट, टू पे जीएसटी। पर्पस क्या है? क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के कोई ऊपर लाइबिलिटी बनानी है, कोई बाहर का पर्सन है, आउटसाइड इंडिया का पर्सन है, तो उसके ऊपर लाइबिलिटी बनानी बहुत मुश्किल है। उसको इसलिए जो है इंडिया में पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको जो है हम मानेंगे वो जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और उसके ऊपर सारी की सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर does not have any physical presence in taxable territory, also he does not have any representative in the said territory, such e-commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall be liable to pay tax। अगर उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी उसको जो है कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में, जो कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स होगा। क्योंकि कोई ना कोई इंडिया में पर्सन तो चाहिए ना। अगर बाहर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है और इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो किसी ना किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में जो है प्रोविजन कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई भी, अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो कोई और पर्सन अपॉइंट करे इंडिया में, जिसको वो कहे कि ये हमारा बिहाफ पे जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्रोविजन का कंप्लाई करेगा, और वो पर्सन को हम लाइबल कर सकते हैं जीएसटी के लिए। तो यहाँ पे भी ये वही कहता है, लाइक ड्रॉप बॉक्स सर्विस, ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं ना कई केसेस में, तो ड्रॉप बॉक्स जो है टेकन बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने ड्रॉप बॉक्स सर्विस ली, देन Dropbox अपॉइंट पर्सन इन इंडिया लाइबल टू पे जीएसटी ऑन सच सर्विसेज। इसके लिए हम अलग से प्रोविजन भी कवर करेंगे जब हम सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट करेंगे। वहां पे ओआईडीआर सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वहां पे हम केसेस में देखेंगे अलग अलग, जहां पे बाहर का पर्सन है लेकिन उसको भी जो है इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, जो है अपनी ओआईडीआर सर्विसेज के लिए। तो उसी तहत वो भी एक ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विसेज जो है, ऑनलाइन रिट्रीवल डाटा एंड एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो ऐसे केसेस में भी जो है इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेके जो है वहां पे किसी ना किसी पर्सन को लाइबल बनाना पड़ेगा, ताकि वो जो है इंडिया में जो है टैक्स पे कर सके। इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, और वहां पे जो है उसका इंडिया में वो टैक्स पे करेगा वो पर्सन। अगर वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसको ही वो ही पर्सन लाइबल हो जाएगा। अगर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, और कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तब तो भी उस ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि बाहर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में, जिसको वो ऑथराइजेशन देगी कि हाँ, ये हमारे बिहाफ पे एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, और जो इसके ऊपर लाइबिलिटी बन रही है एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, उसका कंप्लाई करेगा। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 9 को कवर किया। सेक्शन 9 को हमने कवर करने के लिए सबसे पहले हमने बात करी सेक्शन 9(1) की। सेक्शन 9 सबसेक्शन